देखो लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें हमने लास्ट क्लास में आवेश के बारे में पढ़ा था। तो आवेश के बारे में पूरी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि आवेश होता क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, और उन पर बनने वाले क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर बने थे। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी कि आवेश की योज्यता क्या होता है, आवेश का संरक्षण क्या होता है, या आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा था। अगला है आज आवेश से रिलेटेड ही कुछ हम आगे पढ़ रहे हैं कि आवेशन की विधि, ये आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ का मतलब है चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज करने के क्या क्या तरीके होते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी कोई भी वस्तु पे आवेश किस तरीके से हम जनरेट करवा सकते हैं, चार्ज किस तरीके से उसे दे सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। देखो कोई भी वस्तु है उसे अगर चार्ज करना है, चार्ज करने का मतलब चाहे आप उसे नेगेटिव चार्ज दो चाहे आप उसे पॉजिटिव चार्ज दो, चार्ज करवाना है आपको, उसी को हम बोलेंगे चार्जिंग हो रही है वस्तु। तो जनरली वैसे तो बहुत सारी विधियां होती हैं आवेशन की, लेकिन उनमें से ज़्यादातर यूज़फुल होने वाली जो विधियां हैं केवल मैं उन्हीं को लिखा रहा हूँ। जैसे कि पहली वाली जो विधि है वो आप बोल सकते हो घर्षण द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। फ्रिक्शन के द्वारा आप किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हो। जैसे हम रगड़ देते हैं वस्तुओं को, रगड़ के जो है आवेश आ जाता है। जैसे दो प्रकार की वस्तुएं, जैसे मैंने बोला था आपको पेन से ऐसे रबिंग किया बालों से, तो इस पे जो है आवेश आ जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। फिर हम डस्ट पे लगाते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है ना। तो कोई भी दो वस्तुएं हैं उन्हें अगर आप रबिंग कर रहे हो, रगड़ रहे हो, तो घर्षण के कारण भी आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका स्थानांतरण होता है, जिससे कि वस्तु आवेशित हो जाती है। तो पहला तो घर्षण द्वारा है, दूसरा चालन द्वारा, चालन द्वारा कंडक्शन द्वारा हम जो है पढ़ेंगे, और तीसरा है प्रेरण द्वारा। अब ये क्या होते हैं, चालन का मतलब क्या होता है या प्रेरण का मतलब क्या होता है, इनको भी हम समझेंगे वन बाय वन। घर्षण द्वारा, इसे मैं इंग्लिश में भी नाम लिख सकता हूँ, इसका मतलब बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा आप जो है किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हो। चालन द्वारा इसका मतलब है बाय कंडक्शन, कंडक्शन के कारण भी आप किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हो। और प्रेरण के द्वारा का मतलब है बाय इंडक्शन, इंडक्शन के कारण भी आप किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हो। तो ये जनरली चार विधियां हैं ज़्यादातर जो यूज़ होने वाली, तीन विधियां हैं ज़्यादातर यूज़ होने वाली विधियां हैं। इसके अलावा भी आप कई सारी विधियां देख सकते हो। एक जैसे आप बोल सकते हो कि प्रकाश अगर हम किसी पे डालें, वैद्युत प्रभाव जो होता है प्रकाश का, प्रकाश अगर डाल दो किसी धातु पे तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं, उससे भी वस्तु जो है चार्ज हो जाती है। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि ऊष्मा दे दो किसी वस्तु को, ऊष्मा अगर दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ज़्यादा अगर ऊष्मा दे दी तो भी जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी धातु वगैरह दे रखा है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो उससे भी जो है वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, बस इलेक्ट्रॉन को निकालना है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाना है, वही है। उसी का मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तु क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, आवेशित हो जाती है। आगे देखते हैं कि इन्हें डिटेल में समझते हैं। घर्षण के द्वारा कैसे करेंगे, चालन के द्वारा कैसे करेंगे, प्रेरण के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेश कैसे करेंगे। तो पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। तो कोई भी दो वस्तुएं हैं उन्हें अगर आपस में रगड़ते हैं तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण होंगे, जिससे कि वो आवेशित हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास एक रॉड दे रखी है और एक हमारे पास कपड़ा दे रखा है, सिल्क का कपड़ा दे रखा है और ये रॉड दे रखी है। अब होता क्या है, जैसे ही हम रॉड को और कपड़े को इस तरीके से, टॉल वगैरह आप ले सकते हो, तो टॉलिया जो होता है, टॉल जो होता है, उसको अगर इस तरीके से रगड़ोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा भाई, जो रॉड होती है वो पॉजिटिव आवेश आ जाता है, और जो सिल्क का क्लॉथ है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो ये सिल्क का क्लॉथ है और ये हमारे पास रॉड है। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे जनरेट हो जाते हैं। यानी आप लिख सकते हो घर्षण द्वारा आवेशन में कि जब किन्हीं दो प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से
दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाती हैं। इस तरीके से वस्तुएं जो होती हैं वो आवेशित हो जाएंगी। ये फैन बंद कर देंगे। तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? घर्षण के द्वारा है ना। घर्षण के द्वारा जो है आवेशन हम पढ़ सकते हैं कि घर्षण के द्वारा का मतलब रगड़ने से भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश जो है जनरेट हो जाएगा। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट है हमारा चालन द्वारा आवेशन। चालन का क्या मतलब होता है? यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? तो चालन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु, तो एक तो कैसी वस्तु हो? आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु, दूसरी जो है अनावेशित होनी चाहिए, जिसपे कोई भी आवेश नहीं है, उदासीन वस्तु होनी चाहिए। अनावेशित वस्तु पर स्पर्श कराएं तो अनावेशित वस्तु पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो एक तो हमारे पास आवेशित वस्तु है, कोई वस्तु है जिसपे आवेश आ रहा है, और दूसरी वस्तु है जिसपे आवेश नहीं आ रहा है, यानी उदासीन बोल सकते हो, अनावेशित वस्तु है। तो एक अनावेशित है और दूसरी क्या है? आवेशित है। अब क्या करोगे कि अगर आपने जो आवेश है, जिस पे आवेश है, उसको अगर आपने दूसरी वाली वस्तु से टच करा दिया, तो स्पर्श करा दिया, टच करा दिया, तो स्पर्श कराने से क्या होगा कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास पहले क्या था, एक यहाँ पे स्फीयर दे रखा है, न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल स्फीयर का मतलब है उदासीन था। सबसे पहले हमें इस पर कोई भी आवेश नहीं था, ये उदासीन हमें गोलीय स्फीयर दे रखा है। अब एक हमारे पास में चार्ज रॉड थी, अगर हमने चार्ज रॉड को, आवेशित रॉड को इससे टच करवा दिया तो ये भी जो हमारे पास में स्फीयर था उस पर भी कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस पर अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, फिर आप जैसे एक बार ट्रांसफ़र हुआ फिर आप उसे हटा लीजिए तो इस पर जो है आवेश आ जाएगा। और आवेश किस तरीके का आएगा? अगर इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव ही होगी, और अगर इस पर नेगेटिव अगर होता तो ये भी कैसे चार्ज होती? नेगेटिव चार्ज इस पे होता। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या होगा कि वस्तुओं का आपको नेचर देखना है कि वस्तुओं को नेचर किस तरीके से आ रहा होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वहीं से हम पता करेंगे कि उस पर कैसा चार्ज आएगा। यानी चालन द्वारा आवेशन में सीधा सीधा बस इतना सा समझना है कि सेम प्रकार का ही आवेश उत्पन्न होगा। दो प्रकार की वस्तुएं होंगी, एक आवेशित होगी और दूसरी कैसी रही होगी? हमारी उदासीन होगी। टच करवाना पड़ेगा, स्पर्श करवाना पड़ेगा, स्पर्श करा के ही आप वहाँ पे आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी जो विधि है हमारी, ये हमारी सेकंड विधि थी, चालन द्वारा जो विधि थी आवेश को उत्पन्न करने की। थर्ड है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन हम इसे बोलते हैं। अब इस विधि में क्या होता है? इसमें होता है कि आपके पास में कोई भी जैसे उदासीन वस्तु दे रखी है, उस वस्तु पे किसी दूसरी आवेशित वस्तु के कारण हम आवेश तो उत्पन्न करवाएंगे, लेकिन बिना स्पर्श करवाएंगे, बिना टच करवाए। अभी तो हम स्पर्श करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिना स्पर्श कराएंगे। तो ये किस तरीके से होगी? देखो भाई, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, उसे आप क्या बोलोगे? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है वो सारी चीज़ें देख लीजिए। जैसे ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, कैसा था भाई? ये उदासीन है। उदासीन है, कैसा है? उदासीन है। हमारे पास उदासीन था। अब मैं इसके पास में क्या लेके आ गया? कोई चार्ज रॉड लेके आ गया, आवेशित रॉड लेके आ गया। तो ये हमारे पास आवेशित छड़ है, आवेशित छड़ है। आवेशित छड़ जैसे मैं इसके पास लेके आया तो हुआ क्या कि इसके पास में जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरा का पूरा किधर आ जाएगा भाई? अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव के पास में। स्पर्श नहीं करवाया, टच नहीं कर पाया, बस उसके पास में ला के रखा है। तो जितना भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर आ जाएंगे? इसके दूसरी दिशा में जो है आ जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ जनरेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जनरेट हो जाएगा, अलग की तरफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो इसके साथ में आकर्षण हो रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके साथ प्रतिकर्षण हो रहा होगा। तो पॉजिटिव दूरी बना लेगा और नेगेटिव उसके पास में आ जाएगा। आगे फिर हम क्या करेंगे? अगला जो हमारा है कि हम जो है ये वाला जो है इसको क्या करवा देते हैं? अर्थिंग करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं भाई? अर्थिंग। जैसे ही हम इसे अर्थिंग करवाते हैं तो अर्थिंग करवाने से होता क्या है कि
या फिर ऐसा कर लो कि आपको दोनों जो हमारे कंडक्टर्स थे, एक पे पॉजिटिव था एक पे नेगेटिव था, उनके बीच में आप गैप बना लो। गैप बनाने से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव अलग हो गया, इस पे कैसा हो गया, नेगेटिव अलग हो गया। तो पॉजिटिव इधर अलग हो गया, नेगेटिव अदर हो गया। फिर हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि जो रॉड हमने यहाँ पॉजिटिव लगा रखी थी, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव एक तरफ आ रहा था, पॉजिटिव इधर जा रहा था, इस रॉड को हम क्या कर ले गए, अलग ले गए। तो रॉड को अगर अलग ले गए तो यहाँ पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर पूरा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव जनरेट हो चुका है। तो हम रॉड कैसी लाए थे यहाँ पे पॉजिटिव, उसके साइड वाले पे कैसा जनरेट हो गया, नेगेटिव जनरेट हो गया, ठीक है, टच नहीं करवाया था, उसी से जनरेट हो गया है। तो एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। अगर मैं बोलता कि मैं नेगेटिव रॉड लेके आया हूँ तो इस पे कैसा जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। वही दूसरा वाला केस यहाँ है। केस सेकंड देखो क्या है यहाँ पे, ये है हमारा केस फर्स्ट और ये है हमारा केस सेकंड। केस सेकंड में वही उदासीन है। अब छड़ कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के साइड में अब कैसा आ गया होगा, पॉजिटिव, और इधर क्या चला होगा, नेगेटिव। इन दोनों को अलग अलग जैसे कर दिया है तो ये वाला वही है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जैसे ही आप इसे अलग लेके चले जाओगे तो एक पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरे पे नेगेटिव। तो बिना टच कराए हुए आवेश यहाँ पे आ चुका है। इसी को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इस तरीके से है हमारा पूरा। तो ये हमारे 3 तरीके थे किसी भी वस्तु पे आवेश को उत्पन्न करवाने के लिए, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। मेनली तो यही है, बाकी आप ऊष्मा के द्वारा भी कर सकते हो, वैद्युत प्रभाव के द्वारा भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है, वो है कूलाम का नियम। शायद आपने नाम भी कहीं ना कहीं सुना होगा इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम होता है कूलाम का नियम। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि एक्चुअल में ये नियम होता क्या है। तो देखो, हमने ये देखा है कि अगर कोई भी 2 आवेश रखे हुए हैं, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे होंगे, पास पास आ रहे होंगे, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण होता है। अगर कोई 2 आवेश रखे हुए हैं, समान प्रकृति के हैं, सजातीय हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो एक दूसरे से वो दूर दूर जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये हमने पढ़ा है आवेश की प्रकृति के बारे में, कि विपरीत प्रकृति के आवेश अगर हैं तो वो पास पास आ रहे होंगे, आकर्षण हो रहा होगा, और समान प्रकृति के अगर आवेश है तो दूर दूर जा रहे होंगे, प्रतिकर्षण हो रहा होगा। अगर कोई भी 2 आवेश पास पास आ रहे हैं या दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है उन आवेशों पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, बल लगने से वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, या उसको धक्का दे रहा है, या उसको धक्का दे रहा है। तो बल जरूर लगा होगा, और उन आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, उस चीज के बारे में बताया था कूलाम ने, कि एक्चुअल में बल कितना लगता है। और देखो कूलाम ने क्या बातें बताई, इन्होंने हमें बताया कि कोई भी 2 आवेश दे रखे हों, उन आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो डिपेंड करता है कि आवेश कितने हैं। ये आवेश कम है, इनका परिमाण ज़्यादा है या कम है, क्या है। ज़्यादा अगर आवेश होंगे, मतलब ज़्यादा बड़ा आवेश होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, कम है तो कम लगेगा। फिर देखा था कि आवेश जो है कितनी दूरी पर रखे हैं। अगर ये आवेश पास पास में हैं तो ज़्यादा बल लगेगा, अगर आवेश दूर दूर हैं तो कम बल लग रहा था। तो इन्होंने इसी के बेसिस पे लॉ दिया कि कोई भी 2 अगर हमारे पास आवेश हो, तो देखो यहाँ पर लिख रखा है, इस नियमानुसार किन्हीं 2 बिंदु आवेश, सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, किसके लिए वैलिड है ये, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है कूलाम का नियम। तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिख लेना, यहाँ रह गया है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। तो किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कूलाम का नियम बोलते हैं। फिर उन्होंने 1-2 बातें बताई कि यह जो बल लगता है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश से लगेगा, और यह नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। तो बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। इसको समझते डिटेल में कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी 2 बिंदु आवेश हैं। एक हमने मान लिया कितना दे रखा है, Q1, एक जो है कितना दे रखा है, Q2। 2 बिंदु आवेश यानी Q1 और Q2 हमें दे रखे हैं। तो Q1 और Q2 अगर दे रखे हैं, उससे चलेगा, उससे
तो Q1 और Q2 अगर दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी हो, R दे रखी हो, तो उनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। अब बल जो लगेगा वो कितना लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो जो बल लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेशों के गुणनफल के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने क्या लिख दिया, Q1 और Q2। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि F जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, R स्क्वायर आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, Q1 Q2 आ रहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, R स्क्वायर क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, दोनों को एक साथ लिख दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, R स्क्वायर के, लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन अगर हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलता है, और कांस्टेंट जो मिलता है यहाँ पर वो मिलता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमें मिलता है बल का फॉर्मूला, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ पर जो K है, इस K को आप बोलोगे एक समानुपाती नियतांक। क्या बोलोगे आप इसे, कि ये एक समानुपाती नियतांक है K जो होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो K हमने निकाला है, इसकी वैल्यू और भी होती है कि वे बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट। अगर मैं K की निकालना चाहूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो K की जगह पे, और यूनिट वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ यूनिट। अगर निकालना चाहोगे तो देखो K को सेपरेट कर सकते हो। K किसके बराबर मिल जाएगा, F × R स्क्वायर अपॉन Q1 × Q2। तो F यानी न्यूटन, R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है, अपॉन Q1 Q2 क्या होता है, चार्ज का कितना होता है, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या मिलेगा, कूलाम स्क्वायर। तो K की ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि K की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, और K की वैल्यू कितनी होती है भाई, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। सभी बच्चों को ये वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, ये वाली वैल्यू होती है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा, और K की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर मैं K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, तो F की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि K की जगह क्या आ जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या मिलेगा भाई, R स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हो। बुक्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो बल का सूत्र ऐसे लिखा रहता है, K की जगह वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस फॉर्मेट में नहीं याद रख के आप जो है ऐसे याद रखो, क्योंकि छोटा सा होता है फॉर्मूला। K की जगह आप वैल्यू याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसी से आपका जो है काम चल जाएगा। इस फॉर्मेट में याद रखो। अब बात आ रही है यहाँ पे कि जो एप्सिलॉन है ये होता क्या है, ये क्या होता है। तो ये जो होता है, ये होता है कि जो निर्वात है या वायु, उसकी वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होता है। निर्वात या वायु, निर्वात जानते हो भाई, निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर वायु ना हो, या फिर वैक्यूम जो होता है, मतलब कुछ भी ना हो, खाली स्पेस हो, उसी को आप क्या बोलोगे, निर्वात बोलोगे। यानी वैक्यूम है, वहां पर कुछ भी नहीं है, या फिर एयर की जो वैद्युतशीलता है वो होता है। अच्छा, इसकी फिक्स वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, और फिक्स वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो देखो, जो मात्रक K का आ रहा है उसका क्या कर दोगे, उल्टा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। तो K का मात्रक को अगर उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखनी है। समझ पा रहे हैं आप। तो कूलाम के नियम ने क्या बताया है कि दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को अगर कंबाइन कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। प्रोपोर्शन को हटा देंगे तो K मिल जाएगा। K समानुपाती नियतांक होता है, और इस K की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका फिक्स मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर वो क्या होता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। अब कुछ बातें कूलाम के नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो हमने लिखा रखा था कि कूलाम का जो नियम होता है, यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। इसका मतलब होता है कि ये जो बल लग रहा है हमारा, ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी के अनुदिश लगेगा।
अगर ये दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे तो कैसे लग रहा होगा, बल बाहर की तरफ लग रहा होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा। अगर ये समान प्रकृति के होंगे, विपरीत के होंगे तो आकर्षण हो रहा होगा, और समान प्रकृति के होंगे तो दूर दूर लग रहा होगा। यानी आप इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हो कि मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि अगर एक आवेश हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा जो आवेश है वो भी कैसा है भाई, पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए, कैसे भी आवेश हो, यानी सजातीय अगर आवेश आ रहे हों, तो ये जो है इस पर बल लगाएगा बाहर की तरफ। मान लेते हैं कितना बल लगा रहा है, F, ये भी उस पर F बल ही लगाएगा इधर की ओर, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे और दोनों बाहर की तरफ प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। ये उसे धकेल रहा होगा और ये वाला इसे धकेल रहा होगा, अगर ये r दूरी पर रखे हुए हैं। समझ रहे हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो भी प्रतिकर्षण ही हो रहा होगा। तो जो बल लगेगा इन दोनों को मिलाने वाले जो लाइन है उसी के अनुसार से लगेगा, ऐसा नहीं है लाइन ये और बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर इधर नहीं लगेगा, वो उसी के लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। अगला जो है पॉइंट आप उसे ऐसे देख सकते हो, नेक्स्ट जो है हमारा कि अगर एक जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाए और दूसरा जो चार्ज है वो कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव, यानी विपरीत प्रकृति के हो जाएंगे। एक नेगेटिव है और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है। इस स्थिति में किस दिशा में लगेगा भाई, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खींचेगा, यानी बल अब इधर लगेगा, ये इसे आकर्षित कर रहा होगा। मान लिया F बल लगा रहा है, ये इसे इधर खींचेगा, ये भी कितने से खींचेगा, F से ही खींचेगा अगर r दूरी लगी हुई है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से क्या डिसाइड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव से ये डिसाइड होता है कि बल की दिशा किधर है, बल अंदर की तरफ लग रहा है या बाहर की तरफ लग रहा है। बाकी इधर जो बल लगेगा सेम वही बल यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि आवेश के मैग्नीट्यूड दोनों तरफ कैसे हैं, सेम है, और दूरी भी कैसी लग रही है, सेम। यहाँ पर जो भी बल लग रहा है ना, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन r², हर जगह यही बल लगेगा। अगली चीज़ क्या याद रखनी है, जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, मतलब आंसर निकालोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आपको जो चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, Q1 और Q2 बिना चिन्ह के लिखने हैं। बिना चिन्ह का मतलब है चाहे आवेश आपको नेगेटिव दे रखा हो, चाहे आवेश आपको पॉजिटिव दे रखा हो, आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कूलाम के इस फॉर्मूले से आप जो है मैग्नीट्यूड निकालोगे, परिमाण निकालोगे। और आवेश की प्रकृति देख के हम क्या बताएंगे, दिशा, कि बल की दिशा बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं इसे और अच्छे से। देखो भाई, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक आवेश दे रखा है, ये मैंने मान लिया -20 माइक्रो कूलाम है, अभी कूलाम में रखते हैं, -20 कूलाम दे रखा है। और एक दूसरा आवेश है, ये मैंने ले लिया +10 कूलाम का, ये वाला दे रखा है। बीच की दूरी है, बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में बताओ बल कितना लग रहा होगा, F की वैल्यू कितनी रह रही होगी। इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से आप कर सकते हो। F जानते हो आप किसके बराबर होता है भाई, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, वैल्यू पुट कर दी। Q1 का मतलब है -20, तो आप यहाँ पर केवल और केवल 20 ही लिखोगे, साइन नहीं लिखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। Q2 कितना है, +10 है, तो 10 ही पुट कर दो अपॉन r², यानी r कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप किस में बदल दोगे भाई, मीटर में, तो 10 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। और इसका क्या लगाना होगा, स्क्वायर, तो ऊपर से स्क्वायर लगा दिया। अब इसे सॉल्व करके देख लो भाई, तो देखो कितना आएगा, 9 दूनी 18 गुणा 10⁻², तो यहाँ से आ रहा है, 1 10 यहाँ छुपा हुआ है, 1 10 यहाँ, 10⁻², और 10⁻9 यहाँ है, 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 11 अपॉन 10 गुणा 10⁻−2, यानी 10⁻−1 मिलेगा। 10⁻−1 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 10⁻−2। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 18 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13। इतने न्यूटन यहाँ पे बल लग रहा होगा। ये आप बल निकाल सकते हो कि इतना बल यहाँ पे लगेगा। तो ये जो बल आया है वो इस तरीके से लगेगा, ये वाला इसको, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अपनी ओर खींच रहा होगा, ये इस पर इधर बल लगा रहा होगा, और ये वाला इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, इधर बल लगा रहा होगा। और दोनों कितना बल लगा रहे होंगे भाई, इतना लगा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ इसको भी पॉजिटिव कर दूँ तो भी बल इतना ही आएगा। फर्क क्या पड़ेगा पॉजिटिव कर देने से, कि जो बल की दिशा भी अंदर की ओर आ रही है वो किधर हो जाएगी, बाहर की ओर।
तो चिन्ह को बदलने से, आवेश की प्रकृति को बदलने से केवल लगने वाले बल की दिशा बदल जाएगी, लगने वाले बल की दिशा बदल जाएगी, बाकी परिमाण तो वही रहेगा, परिमाण नहीं बदलेगा अगर आपने प्रकृति बदली है। तो कभी भी आप ध्यान रखोगे, कभी भी न्यूमेरिकल आए तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर विदाउट साइन ही वैल्यू पुट करनी है, बिना चिन्ह के साथ में वैल्यू पुट करोगे और आराम से उसे कर सकते हो। ठीक है, विदाउट साइन वैल्यू पुट करोगे, विदाउट साइन, बिना चिन्ह के कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है एवं एक इलेक्ट्रॉन है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर कितना बल जो है लगा रहा होगा, ये आपसे पूछा है। तो लिख लेते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है भाई, प्रोटॉन है। कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e, प्रोटॉन का कितना होता है, +e। तो यहाँ पर ये कितना बल लगा रहे होंगे वो आपसे पूछा है। आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, F किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। K कितना होता है भाई, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना होता है, यहाँ Q1 की जगह आप केवल E लिखोगे, ना कि -e, ओनली E लिखोगे, तो E यहाँ आएगा, E ही यहाँ आएगा, अपॉन R² यानी 5 × 10⁻⁻2। सेंटीमीटर को इसमें बदल देंगे मीटर में, तो 5 × 10⁻⁻2 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो सॉल्व कर सकते हैं भाई इसे। देखो भाई 9 × 10⁹। अच्छा E की वैल्यू कितनी होती है जानते हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कल भी बताया था। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश का जो परिमाण है यही होता है। अच्छा 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अपॉन में क्या है, 5 × 25 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करके आप जो है आंसर निकाल ही सकते हो, देख लेना कितना आंसर आ रहा है, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, यही हमारा बल का जो है आंसर निकल के आ जाएगा, कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से ही आप करोगे कि कूलाम के नियम पे जो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे ऐसे ही होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस डिटेल में हम अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे, कूलाम पे बनने वाले जो है कि अलग अलग माध्यम में किस तरीके से बल लग रहा होगा, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नोट कर लो आप सभी, यहाँ तक इसे नोट करके जाना है।